हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में देख लेते हैं कि हमें पूरे इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ना होगा, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना होगा, फिर इनकम अंडर हेड सैलरी, मतलब जो पांचों हेड होते हैं हमारे वो पढ़ना होगा। हाउस प्रॉपर्टी भी हेड ऑफ इनकम में आता है, कैपिटल गेन भी आता है, प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है, एंड इनकम अदर, ये पांचों हमारे हेड ऑफ इनकम हो गए। फिर हमें पढ़ना होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और फिर उसके बाद पढ़ना होगा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद हमें एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ना होगा, एडवांस टैक्स पढ़ना होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पढ़ना होगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न असेसमेंट एंड प्रोसीजर पढ़ना होगा, एंड अपील पेनल्टीज वगैरह पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इनकम टैक्स या टैक्स क्या होते हैं और कौन लगाता है और कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, टैक्स जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन पे लेवी एंड बर्डन, मतलब सेम पर्सन पे वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और ये लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पे जो होगा वो इनकम पे लगता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, लेवी किसी और बंदे पे होता है, किसी और पर्सन पे होता है, और बर्डन किसी और पर्सन पे होता है। और ये टैक्स जो है ये क्या नाम है, गवर्नमेंट को दी जाती है, जो पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, जो इनके ये गवर्नमेंट की एक तरीके से इकोनॉमिकल अर्निंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है मीनिंग एंड नीड्स ऑफ टैक्सेस, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं और टैक्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और ये टैक्स किस पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है। ठीक है, मतलब जब भी लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पे हो तो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और लेवी किसी अदर पर्सन पे और बर्डन किसी अदर पर्सन पे तो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वन हम देखेंगे, मीनिंग ऑफ टैक्स। क्या मीनिंग ऑफ टैक्स होता है, कह रहा है कि अ टैक्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो। ये जो टैक्स वर्ड है ये हमें मिला कहाँ से, ये लैटिन वर्ड एक टैक्सो होता है उससे हमें मिला है, जिससे हम टैक्स के नाम में जानते हैं। इज़ अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्जेज, ये एक ज़रूरी चार्जेज होता है, लेवी इम्पोज अपॉन अ टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर पे लगाया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई भी लीगल एंटिटी हो, कोई भी मतलब बंदा हो, उस पर लगाया जाता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे जो भी हो, वो उस पर लगाया जाता है। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और ये किसके लिए लगाया जाता है कि ये जो फंड्स ऑफ वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी मतलब आम जनता पे जो खर्च किया जाता है वो एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है आम पब्लिक से ही, ताकि ये फैसिलिटीज़ मतलब आम पब्लिक को दिया जा सके। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक आर्टिकल 265 है जिसमें ये बताया गया कि टैक्स नॉट टू बी इम्पोज सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक किसी एक्ट या लॉ में टैक्स के लिए नहीं लिखा रहेगा तब तक टैक्स देना हमें ज़रूरी नहीं होता है। फिर कह रहे कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, मतलब कोई भी बंदा न तो टैक्स लेवी कर सकता है और न ही कलेक्ट कर सकता है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब जब तक कि ये किसी लॉ और एक्ट में लिखा नहीं होगा तब तक किसी बंदे को कोई टैक्स देना नहीं। तो टैक्स तभी दिया जाता है जब किसी एक्ट या लॉ में टैक्स के लिए लिखा होता है। मीन्स जो भी
टैक्स लेवी या कलेक्टेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ के तहत ही लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा, ना दिया जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि कंसीडरिंग अवर इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन टैक्स कैन बी एज अ कंपल्सरी। ये जो टैक्स होता है कंपल्सरी होता है, मतलब ये कंपल्सरी मतलब हर किसी को टैक्स देना ही है। अगर वो जो भी टैक्स की लिमिट है, अगर वो उससे उसकी इनकम ज़्यादा होती है तो उसको देना ही है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। एग्जैक्शन ऑफ द मनी अंडर द फोर्स ऑफ द इनैक्टमेंट, जो भी एक्ट के अंदर लिखा होता है उसके ज़रिए टैक्स देना ही होता है। मतलब कहने का मतलब कि टैक्स देना कंपल्सरी होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्या ज़रूरत है टैक्स देने की, नीड ऑफ टैक्सेस क्या है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, तो कह रहा है कि प्राइमरी एम इज़ टू रेज रेवेन्यू। मतलब ये रेवेन्यू का मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट की आमदनी जो बढ़ाना है उसी के लिए टैक्स मतलब मेन एम, प्राइमरी एम तो यही होता है, टू फंड गवर्नमेंट्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के फंड को, मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है मेन प्राइमरी एम यही होता है कि गवर्नमेंट के फंड को रेज किया जा सके, गवर्नमेंट के फंड में पैसे आए टैक्स के थ्रू। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करें कि मनी रेज्ड बाय द टैक्सेशन टू कैरी आउट मेनी फंक्शन सच एज। अब ये जो मनी है, ये जो टैक्स है, ये बहुत सारे तरीक़ों से क्या नाम है लिया जाता है टैक्सेशन के रूप में। फिर उसको कैरी आउट मेनी फंक्शन सच एज, वो क्या होता है, जो भी पैसे टैक्स के रूप में लिए जाते हैं वो खर्च कहाँ किए जाते हैं। कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी पुल वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होते हैं वो सारे टैक्स के पैसे इसमें जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट हमें एजुकेशन मुहैया कराती है उसमें जाते हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं उसमें जाते हैं, जो भी हमारे मतलब मिलिट्री हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं, उनको जो भी खर्च किया जाता है वो सब सारे टैक्स के पैसे से ही किया जाए। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स है वो कब का है, 1961, इसमें 1961 एक्ट है और जीएसटी में हमारे 35 एक्ट हैं एंड कस्टम में 2 एक्ट हैं। तो अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है कि इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो और किन किन चीज़ों पे देखा हमने कि किस पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है और एजुकेशन पे होता है, हेल्थ पे होता है, मिलिट्री पे होता है, फिर डिफेंस अंडर द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, मतलब जो भी सुरक्षा मामलों में जो भी ऑपरेशन करती है गवर्नमेंट उस पर किया जाता है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें टैक्स देने की। ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो भी हमारा टैक्स का पैसा है जो सरकार के पास जाता है वो हमारे ही ऊपर खर्च किया जाता है अन्य आदर्श रास्तों के ज़रिए, तो इसलिए जो टैक्स होता है वो कंपलसरी होता है। आइए देखते हैं सेक्शन 4 जो होता है वो क्या, देखिए सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मतलब जो भी हमारा इनकम टैक्स होता है, जो कंप्लीट इनकम होता है, जब उस पर टैक्स देते हैं तो उसमें चार्जिंग सेक्शन एक लगाया जाता है, सेक्शन 4। ठीक है। एवरी पर्सन का मतलब होता है कि हर वो बंदा, मतलब जो एक्ट के तहत आए, मतलब ये जो एवरी पर्सन का मतलब होता है इंक्लूसिव, मतलब ये लोग भी आएंगे। अदरवाइज अगर ये इंक्लूड्स नहीं होता तो उसके लिए सबसे पहले हमें एवरी पर्सन का मतलब देखने के लिए सबसे पहले हमें पर्सन का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। क्या है वो, कॉन्सेप्ट 1 पर्सन, जो सेक्शन 231 में आता है। पर्सन इंक्लूड्स, कहने का मतलब पर्सन इंक्लूड्स का मतलब ये है कि ये लोग भी, गवर्नमेंट कहती है कि बाय द वे हमने सबका जिक्र तो कर दिया है कि कौन कौन टैक्स देगा, लेकिन बाय द वे अगर हम कुछ भूल भी गए हैं तो ये लोग भी आएंगे। मतलब कहने का पर्सन, जो पर्सन के डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव होता है, नॉट एग्जॉस्टिव। तो कहने का मतलब है जैसे एन इंडिविजुअल में मेल फीमेल वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है। HUF अ कंपनी, a firm includes LLP, AOP artificial of person, ठीक है, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एवरी लोकल अथॉरिटी, जो भी हमारे लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं
वो भी आते हैं। एंड एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, ये सारे लोग भी, कहने का मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि हमें जितना याद है हमने सभी को पर्सन में ले लिया, बट बाय द वे अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो ये लोग भी हमारे पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। नॉट एवरीवन, मतलब ये लोग भी, जो कुछ हमें याद था वो तो हमने एक्ट में लिख दिया, और जो न याद भी हैं इनके तहत, अगर इस एक्ट के तहत आते हैं तो वो भी टैक्स पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, मतलब एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, हर वो व्यक्ति जो एक्ट के तहत पर्सन में के डेफिनेशन में आता है, उसका टोटल इनकम मतलब होता है टैक्सेबल इनकम, मतलब जो पाँचों हेड की सैलरी वगैरह जोड़ के जो डिडक्शन और रिबेट वगैरह लेके जो बचता है, नॉट ग्रॉस इनका टोटल इनकम मतलब इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे हमें टैक्स देना होता है। तो एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब आप लोग समझेंगे कि पिछला साल नहीं, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स में मतलब होता है जिस साल हम कमाएंगे उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल हम कमाएंगे उसको कहेंगे प्रीवियस। और ईयर का मतलब दोस्तों यहाँ पे साल नहीं होता, ईयर का मतलब ये होगा कि मान लो कोई बिजनेस हमने सितंबर में लगाया तो वो क्या पूरा साल हो गया उसका? नहीं, सितंबर से लेके 31 मार्च तक ही वो काउंट किया जाएगा। इसलिए ईयर का मतलब इनकम टैक्स में साल नहीं होता और प्रीवियस का मतलब पिछला साल नहीं होता। कहने का मतलब है जब से हम 31 मार्च तक जितना कमाएंगे वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल हम इनकम करते हैं वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर होता है, और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उस साल हमारा क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है। तो कह रहा है कि एवरी पर्सन, हर वो बंदा जो एक्ट के तहत आता है, उसका टोटल टैक्सेबल इनकम यानी प्रीवियस ईयर में जो एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, जो भी उसने एक्सीड अ मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट अ चार्जेबल टू, मतलब कहने का मतलब जो भी हमारा लिमिट है अगर उससे ज़्यादा अमाउंट, जहाँ तक चार्ज नहीं होता, अगर चार्जेबल नहीं होता, उससे ज़्यादा अमाउंट अगर कमाते हैं तो इनकम टैक्स इज़ द एसएससी, उस पर इनकम टैक्स बनता है। जैसे मान लीजिए 2.5 लाख रुपए हमारे लिए लिमिट है कि यहाँ तक अगर हम कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, बट अगर 2.5 लाख से ज़्यादा हम कमाते हैं तो एसएससी के ऊपर टैक्स देना होता है। एंड द चार्जेबल टू इनकम, और उस पर चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा एट रेट आर रेट्स, जो भी रेट्स प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, जो भी सरकार के द्वारा रेट्स दिए जाएंगे इन द फाइनेंशियल एक्ट में, जो भी जिस वर्ष में भी फाइनेंस एक्ट जो होगा उसमें जो भी स्लैब रेट दिया जाएगा उस पर मतलब उसको टैक्स भरना होगा। अगर एक्सीड इनकम है तो फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल का भी उससे भरना है उसी साल का जो फाइनेंशियल एक्ट होगा उससे रिलेवेंट जो भी मतलब रेट्स बनेंगे उस पर हमको इनकम टैक्स देना होगा। हिज टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइंड, सबसे पहले क्या करना होगा? एसएससी को उसका टोटल इनकम क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, और उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे, जैसे इंडिविजुअल में आर रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल भी आते हैं, रेजिडेंशियल भी आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे ही उसके इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उसका। तो कहने का मतलब है हर वो एवरी पर्सन जो पर्सन के डेफिनेशन के अंदर में आता है उसके टोटल टैक्सेबल इनकम पे प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस साल कमाए हुए इनकम में कमाया जाता है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा अर्न करता है तो उसका क्या नाम है? इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। और इनकम टैक्स जो भी इनकम टैक्स के द्वारा रेट्स प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उसका उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे पता लगा के असेसमेंट किया जाएगा उसके टैक्स का। ठीक है, जैसा कि और कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में टोटल इनकम कैसे निकाला जाएगा। तो कह रहा है कि 2 क्वेश्चन अराइव इन आवर माइंड रिलेटेड टू टोटल इनकम, 2 सवाल हमारे मन में आते हैं कि टोटल इनकम कैसे
क्या संबंधित है? कह रहा है कि मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब क्या है, हाउ टू कंप्यूट, और इसकी गणना कैसे करते हैं, कैसे निकाला जाता है टोटल इनकम। ठीक है, तो फ्रेंड्स दोस्तों इसके आगे का हम वीडियो अगले पार्ट में लाएंगे, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग इसको कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे फ़ायदा उठाने के लिए बोलें, और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आपके फ़ायदे के लिए वीडियो लाता रहूं। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।